दुनिया भर में रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, वाटरवेज, टनल्स और एयरपोर्ट्स मौजूद हैं जो एक दूसरे से ज़्यादा एक्सट्रीम हैं। पागलपंती से लेकर जानलेवा, सबसे बड़े से लेकर रोंगटे खड़े कर देने वाले। आप देख रहे हैं द वर्ल्ड मोस्ट एक्सट्रीम। धरती पर लगभग 6 करोड़ 40 लाख किलोमीटर लंबी रोड्स हैं। पिछले सैकड़ों सालों से इन्होंने लोगों को पास लाने का काम किया है। हम सबको एक जगह से दूसरी जगह तक जाना पड़ता है, लेकिन कुछ सफर बाकियों से ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं। यहाँ ड्राइव करने के लिए हौसला चाहिए। बोलिविया से लेकर इंडिया तक, हिमालय से लेकर आर्कटिक तक। एक रोड किसी लाइफ लाइन की तरह होती है। ये जगह बाकी दुनिया से बिल्कुल कटी हुई है। किसी के लिए खेल का मैदान हो सकती है और वहीं किसी के लिए मौत की वजह बन सकती है। इस रोड पर भूल होने का मतलब है मौत। इनक्रेडिबल जर्नीज एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइव्स। अब आप भी अपनी सीट बेल्ट्स पहन लीजिए, क्योंकि हम आपको ले जाने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे एक्सट्रीम रोड्स पर। नंबर 10 पर है दुनिया के क्रेजीएस्ट हाईवेज, जो कि रशिया में है। रशिया में दुनिया के सबसे खराब ड्राइवर्स रहते हैं। हमारा और प्राइवेट गाड़ियों का रिश्ता बहुत पुराना नहीं है। बेसिकली सब कुछ 1991 के बाद से होना शुरू हुआ और तब से हम बहुत बड़े कंज्यूमर बन गए। लेकिन ये एक फैक्ट है कि सिर्फ गाड़ी खरीद लेने से कोई एक अच्छा ड्राइवर नहीं बन जाता। यहाँ पर हर साल लगभग 2 लाख एक्सीडेंट होते हैं, यानी कि यहाँ पर एक्सीडेंट होने का खतरा एक ब्रिटिश रोड से लगभग 6 गुना ज़्यादा होता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा खराब रोड, बेकार ड्राइविंग, नशे में धुत ड्राइवर्स और पागल पेडेस्ट्रियंस का। इस तरह के हादसे होने की वजह से यहाँ के लोगों को इंश्योरेंस क्लेम करने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए लोग अपनी गाड़ियों में ये डैश कैम्स लगा रहे हैं ताकि वो साबित कर सके कि एक्सीडेंट के लिए कौन जिम्मेदार था। ये कैमरा गाड़ियों पर लगे रहते हैं और ये सारी पागलपंती को फिल्माने का काम करते हैं। ये टायर एक एयरप्लेन से उड़कर यहाँ पर गिरा है। इस ट्रक ने अपना कार को रोड पर ही गिरा दिया और ये उठकर वहां से चलते बने। आपने ऐसा कुछ और किसी रोड पर नहीं देखा होगा। हमें फास्ट लाइफ चाहिए, लेकिन हमारे जीन्स में वो रफ्तार नहीं है। मतलब हम चाहते हैं कि हम एक फास्ट लिविंग नेशन बने, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की फास्ट लिविंग से लोगों की जान जा सकती है। अगर आप भी रशिया के हाईवे पर जाएंगे तो क्या पता आपको भी इस तरह के एक्सीडेंट्स देखने को मिल जाए। आगे देखो, गाय है। और अब नंबर 9 पर है कनाडा का कूटने पास, जहां ड्राइवर्स के दुश्मन हैं एवलांचेस। वेस्टर्न कनाडा के रॉकी माउंटेन से होता हुआ गुजरता है तकरीबन 80 किलोमीटर लंबा कूटने पास।
ये हाईवे 3 का एक हिस्सा है जो कि रिमोट दक्षिणी ब्रिटिश कोलंबिया के कस्बों को जोड़ता है। लेकिन इस तकरीबन 1800 मीटर ऊंची रोड में एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर हर साल कई सौ एवलांचेस गिरते हैं। अगर एक एवलांच किसी गाड़ी या ट्रक से टकराता है तो आप मारे जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। और अगर एक एवलांच इस हाईवे को बंद कर दे तो उसका नुकसान हजारों लोगों को उठाना पड़ता है। कूटने पास के अलावा और कोई भी हाईवे इस मेजर माउंटेन रेंज से होता हुआ नहीं जाता, तो अगर ये हाईवे बंद हो जाए तो वहाँ का सारा बिजनेस रुक जाता है। हर हफ्ते लगभग 1600 व्हीकल्स को क्रूशियल सप्लाईज लेकर उन्हें दूर मौजूद रिमोट इलाकों तक पहुंचाना होता है। अगर ये हाईवे कभी एक हफ्ते के लिए बंद हो जाए तो नेल्सन के ग्रोसरी स्टोर्स में खाने की कमी हो जाती है। स्टीप माउंटेन स्लोप और बर्फबारी की वजह से कूटने पास कभी भी एवलांच के चलते बंद हो सकता है। लोकल बॉयज मार्क रॉबर्ट और ऑरी ग्रांट एवलांच स्पेशलिस्ट हैं। वो इन पहाड़ों के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। आज वो रोड के ऊपर के स्लोप्स पर जाकर देखेंगे कि ऊपर की बर्फ कितनी स्टेबल है। हमारे पास वेदर फोरकास्ट और हमारा स्नोबैक डेटा होता है, जिससे कि हम एक एवलांच वेदर फोरकास्ट बनाते हैं। और इस पहाड़ पर ऊपर जाने का सिर्फ एक रास्ता है, स्नोमोबिल। ये सफ़र काफ़ी डेंजरस होता है, लेकिन ये पता करने के लिए कि एवलांच रोड पर गिरेगा या नहीं, ये काम करना ज़रूरी है। जो भी लोग आज इस रोड से गुजरेंगे उनकी सेफ्टी अब इनके हाथों में है। और इनके टीम के लीडर रॉब अच्छी तरह जानते हैं कि एवलांचेस जानलेवा होते हैं। यहाँ पर कई लोगों की जान जा चुकी है। कई गाड़ियाँ एवलांच के नीचे आ जाती है और काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं होता कि वो एक एवलांच एरिया से ड्राइव कर रहे हैं और ऐसे रुक जाते हैं जैसे कि बॉलिंग एली में बॉलिंग पिन्स हो। जब से एवलांच का ये सेफ्टी प्रोग्राम शुरू हुआ था, तब से कूटने पास पर एवलांच की वजह से किसी की मौत नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर काम करना आसान नहीं होता। हम ट्राई करते हैं कि रिस्क को जितना कम कर सके उतना कम कर दे। काफ़ी सारे सेफ्टी मेजर्स भी रहते हैं, लेकिन फिर भी रिस्क तो रहता ही है। और अब इन्हें पहाड़ के ऊपर चढ़कर एवलांच के इलाके तक जाना होगा। मार्क और ऑरी बर्फ को चेक करना शुरू करते हैं। जब स्नो गिरती है तो वो लेयर्स में गिरती है। उनमें से कुछ लेयर स्ट्रांग होती है और कुछ वीक होती है। हम यहाँ पर नीचे डिग करके स्ट्रांग और वीक लेयर्स का पता लगाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी लेयर साथ रहेगी और कौन सी टूट जाएगी। ऑरी का टेस्ट उन्हें बताएगा कि पहाड़ पर मौजूद बर्फ कितनी स्टेबल है। 1 2 3 4। ओह वाओ! यहाँ 50 सेंटीमीटर नीचे एक वीक लेयर है और उसके ऊपर काफी सारी स्नो है। फोरकास्ट के हिसाब से मुझे लगता है कि आज हमें थोड़े एवलांचेस देखने को मिल सकते हैं। 1 2 3। रोड पर एवलांच गिरने का चांस है, लेकिन रोड पर ट्रैफिक का जाना भी जरूरी है, इसलिए वो पास को खुला रखेंगे। हम रोड को अपने हिसाब से बंद नहीं कर सकते क्योंकि इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है, लेकिन साथ ही हम इसे हर टाइम खुला भी नहीं रख सकते, वरना लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। मार्क और ऑरी पर आज की रात बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि वो नहीं जानते कि ये बर्फ टिकी रह पाएगी या नहीं। अगले दिन सुबह के 7 बजे रात में आए तूफान ने लगभग 12 इंच बर्फ पहाड़ पर जमा कर दी। और इसका मतलब है कि स्नो पैक पर वेट ज्यादा है। और अब रॉब को कूटने पास को बंद करना होगा। जब भी हमें लगता है कि अब सेफ्टी का मार्जिन काफ़ी कम रह चुका है तो हम हाईवे को बंद कर देते हैं। एक एवलांच के दौरान स्नो पैक्स नीचे आते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ऐसा कब होने वाला है। मुझे 15 सेकंड्स दो। अब रॉब के पास सिर्फ एक रास्ता है, एवलांच को ट्रिगर करना जब तक कि रोड बंद पड़ी है। और ऐसा करने के लिए रॉब और उनकी टीम के पास एक बेहतरीन आइडिया है, हेलीकॉप्टर्स और एक्सप्लोजिव्स। हेलीबॉम्बिंग एक काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीका है
हालांकि ऐसा करने में थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि हम नहीं जानते कि एक्सप्लोसिव एग्जैक्टली कहाँ पर गिरेगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो टारगेट के पास गिरे, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव और क्विक तरीका है। हमारा ध्यान मेनली उन जगहों पर होता है जहाँ पर स्नो ज़्यादा होती है, क्योंकि वहीं पर से एवलांच गिरने का चांस ज़्यादा होता है। इतनी कम ऊंचाई पर इतने भारी बारूद लेकर उड़ना इनकी जॉब का सबसे एक्सट्रीम हिस्सा है। अपनी पोजीशन लेने के बाद मैं एक्सप्लोसिव को टारगेट पर फेंकता हूँ और कहता हूँ बॉम्ब द वे। इनके सालों के एक्सपीरियंस के चलते ये जानते हैं कि एक कंट्रोल्ड एवलांच को ट्रिगर करने के लिए बारूद को कहाँ गिराना होगा। ये वाला स्पॉट ठीक है रॉब? हाँ, ये जगह ठीक है। बॉम्ब द वे। रॉब तकरीबन 14 किलो का एक्सप्लोसिव पहाड़ पर गिराता है। अब शॉकवेव से बचने के लिए इन्हें यहाँ से 90 सेकंड्स के अंदर निकलना होगा। बॉम्ब द वे। हेली बॉम्बिंग के चलते सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में एक बड़ा एवलांच शुरू हो गया और अब ये चैन की सांस ले सकते हैं। रोड सुरक्षित है, लेकिन इसके रीओपन होने से पहले बर्फ को यहाँ से हटाना होगा। सिर्फ 2 घंटों बाद कूटने पास पर ट्रैफिक फिर से शुरू हो गया। मानना पड़ेगा, रॉब और उनकी टीम शाबाशी की हकदार है। आगे देखिए, इंडिया में ट्रैफिक का बुरा हाल और एक आउटबैक रोड। हमने एक एवलांच चाली से जाता हुआ रोड देखा और अब नंबर 8 के लिए हम जाएंगे ऑजी आउटबैक के टैनामाई रोड पर। यह दुनिया का सबसे रफ रोड है। लगभग 1000 किलोमीटर लंबा ये रेगिस्तान के पास बना रोड ऑस्ट्रेलिया के एलिस स्प्रिंग्स को किम्बरले की रिमोट नॉर्थ वेस्ट की गोल्ड माइन से जोड़ता है। यहाँ पर ट्रक और रोड के बीच में लड़ाई चलती रहती है। ये रोड बड़े बड़े ट्रक्स के पखत चढ़ा चुका है। और ये सिर्फ ट्रक्स नहीं है, बल्कि ये सुपर ट्रक्स है जिन्हें की रोड ट्रेन कहा जाता है। ये रोड ट्रेन बहुत ही शानदार होती है। ये बेसिकली ट्रक्स होती है जो कि ट्रेलर को खींचती है, लेकिन एक बार में एक को खींचने की बजाय ये 2, 3 या 4 को खींचती है। बेन इस दुनिया के सबसे बड़े ट्रक्स में से एक को बदनाम टैनामाई रोड पर चला रहे हैं। बेन ने अपनी पूरी जिंदगी आउटबैक में गुजारी है। वो तब से ट्रक चला रहे हैं जब से उनके पैर पेडल्स तक पहुंचने लगे थे। आज बेन को कंस्ट्रक्शन मटेरियल से भरे हुए 4 ट्रेलर्स के साथ लगभग 10 घंटे का सफर तय करना है। जी हाँ, वो एक माइन में पत्थर लेकर जा रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सबसे रफ रोड पर ड्राइव करना भी बच्चों का काम नहीं होता। ये रोड यहाँ पर आने वाले किसी भी ट्रक को नहीं बख्शता, इसलिए आपको अपने इक्विपमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उसे कब और कैसे हैंडल करना है। बेन ये काम लगभग 28 सालों से करते आ रहे हैं और वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस सफ़र के लिए अपने ट्रक को कैसे तैयार किया जाता है। वो अपने सफ़र को आसान करने के लिए अपने टायर्स का प्रेशर कम कर देते हैं। मैंने टायरों का प्रेशर 60 psi कर लिया है, यहाँ से लेकर वहाँ तक। ये उनकी पहली तरकीब है। आइए चलते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस रोड पर ट्रक चलाना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। एक ट्रक, 4 ट्रेलर, 80 पहिए और ब्रेक्स के 40 सेट्स, यहाँ कुछ भी हो सकता है। सबसे पास के खाने पीने की जगह भी यहाँ से लगभग 580 किलोमीटर दूर है। यहाँ का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और साथ ही यहाँ पर आपकी मुलाकात कुछ जंगली जानवरों से भी हो सकती है। यहाँ पर आपको कई सारे जानवर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कैमल, कैंगरू और कैटल। अगर आप इनके बहुत करीब जाएंगे तो ये आपकी गाड़ी को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकते हैं।
और कई बार तो ये लोगों की गाड़ी को पलटा भी देता है, तो ये काफ़ी खतरनाक जानवर है। 550 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद बैन अपनी ट्रक को चेक करते हैं। रोड ने ट्रक को बिगाड़ना शुरू कर दिया है। इनके ब्रेक बूस्टर्स में से एक टूट गया है। अगर इसका पता नहीं चलता तो ये ब्रेक को जैम करने के साथ साथ व्हील्स पर आग भी लगा सकता था, यानी कि इन्हें इसको निकालना होगा। इस बार बैन ने इसे सही समय पर निकाल दिया और लगभग आधे घंटे बाद उनका सफर फिर से शुरू हो गया। लेकिन एक और मुसीबत उनकी तरफ आ रही है। इस रोड पर कई सारे खतरे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा है दूसरे व्हीकल्स का। हाई स्पीड पर चलने वाली गाड़ियाँ काफ़ी धूल उड़ाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ड्राइविंग करना और ख़तरनाक हो जाता है। और लगभग 950 किलोमीटर दूर आने के बाद एक और मुसीबत आ जाती है। एक तूफान शुरू हो जाता है। इस तरह का तूफान इस रोड को सिर्फ कुछ ही मिनटों में एक मडी ट्रैक में तब्दील कर सकता है, और तो और उसकी मिट्टी को बहा कर ले जा सकता है। बैन कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि ऐसे में फंसने पर कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर पाएगा। ये इतना मडी हो जाता है कि बाकी लोग भी आपको बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा करने पर वो लोग भी फंस जाएंगे। फाइनली इस दुनिया की सबसे रफ रोड पर 10 घंटों तक ड्राइव करने के बाद माइन दिखाई देने लगी है। अब बैन अपनी कैब में 7 घंटे की नींद लेंगे और एक और बार टेनामाई रोड पर जाने के लिए निकल पड़ेंगे। नंबर 7 के लिए हम जाएंगे इंडिया के ट्रैफिक जैम्स के बीच में। भारत की राजधानी दिल्ली में लगभग 1 करोड़ 80 लाख लोग और 1 करोड़ 11 लाख से भी ज़्यादा व्हीकल्स हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये सारी गाड़ियाँ चांदनी चौक के मार्केट में आ गई है। ओल्ड दिल्ली में ट्रैफिक जाम होता है, चलाने की मुश्किल होता है रिक्शे, और बहुत मुश्किल भी परेशानी होता है, उठाता है हम लोग। वहाँ पर बहुत कुछ होता रहता है। वहाँ पर गाड़ियाँ है, रिक्शा है, साइकिल्स है, गाय है और हाथी भी है। इन रोड्स को लगभग 4 सेंचुरीज पहले मुगलों ने बनाया था। और दिल्ली की ये पतली रोड इतने भारी ट्रैफिक के लिए नहीं बनी थी। ट्रैफिक जाम के मामले में दिल्ली से बदतर शहर और कोई नहीं हो सकता। इन एक्सट्रीम रोड्स पर सबसे हिम्मत वाले होते हैं रिक्शा वाले। जहीर इन रोड्स पर पिछले 15 सालों से ट्रैफिक से बचते बचाते हुए अपनी रिक्शा को चलाते हैं। वो चांदनी चौक से जितनी जल्दी निकलते हैं उतना ही ज़्यादा पैसा अपने घर लेकर जा पाते हैं। यहाँ पर रूल्स तो है, लेकिन उन्हें कोई भी फॉलो नहीं करता। यहाँ का रूल जो है मैडम, यहाँ पे रूल सही नहीं है। कभी किसी रास्ते से निकल जाता, कभी रॉन्ग साइड से निकल जाता, कभी और कोई रास्ते से निकल जाता है इसमें। और इस तरह के पागलपन के बीच में जहीर अपनी रिक्शा में फंसे रहते हैं। डर तो लगता है, ऐसे ही करता हूँ, रोड पे खाली रोड में चलाता हूँ, कभी भी गिर सकते, कभी एक्सीडेंट हो सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर रिक्शा लेकर जाना मुश्किल है, तो ज़रा एक बार यहाँ पर बैलगाड़ी चलाकर देखिए। गिड्डी लाल और उनका बैल आज व्हीकल के पार्ट्स की डिलीवरी करने जा रहे हैं। इसमें फ्यूल तो नहीं लगता, लेकिन एक बैल की टॉप स्पीड सिर्फ 3 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, यानी कि ये एक बहुत धीमी और दिमाग का दही कर देने वाली राइड है। गिड्डी को ये काम करते हुए लगभग 25 साल हो चुके हैं और हर साल इनकी मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। नवंट्री में एक इंच रास्ता करते थे, एक दिन में एक इंच, सगरा दिन में 8 घंटे में मैं पहुंचता था। यहाँ की रोड हमेशा ट्रैफिक से भरी होती हैं। वो ट्रैफिक जाम हो रहा है, पब्लिक जा रहा है, पब्लिक की वो जाम हो रहा है, बस की जाम हो रहा है, टंगा की जाम हो रहा है, बैलगाड़ी की भी जाम हो रहा है, रिक्शे की भी जाम हो रहा है। पूरा हॉर्न बजा रहा है, पूरा सिर दर्द आ रहा है। और अब गिड्डी की बैलगाड़ी सबका रास्ता रोक रही है। बाकी ड्राइवर्स हॉर्न बचाकर उन्हें आगे जाने के लिए कहते हैं, लेकिन ये उनके हाथ में नहीं है। वो ट्रैफिक के बीच से होते हुए नहीं जा सकते।
मालिक लोगन को माल मंगाते हैं तो मैं कहाँ टाइम से पहुँचा पाऊँगा भाई, देर लगती है, उसमें जाते हैं भीड़ लगती है। अब वो जल्दी करते हैं कि ना माल लेके आओ, माल लेके आओ, कहाँ से कितनी जल्दी माल लेके आ पाऊँगा। तो मत कराओ मेरे से भाई, इतनी जल्दी नहीं, मैं उड़ के थोड़े निकल जाऊँगा। यहाँ से तकरीबन 800 मीटर दूर तहीर को ट्रैफिक से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाई देता है। वो अपनी रिक्शा को लेकर पास के एक रोड पर मुड़ जाते हैं, लेकिन उनका ये तरीका भी काम नहीं आता, क्योंकि सिर्फ कुछ ही देर बाद वो ट्रैफिक से भरे हुए मेन रोड पर आ जाते हैं। लेकिन हालात और बिगड़ने वाले हैं। झगड़ा हो जाता है, कभी कभी लड़ाई भी हो जाता है। किसी को और कुछ लग गया, उठा के चट्टा मार देता है, रिक्शा वाला को और भी कुछ परेशानी कर देता है। ज़हीर को अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इन सब का सामना हर रोज़ करना पड़ता है। मैं तो भगवान से अल्लाह से दुआ करता हूँ, तो मैंने आईजी से शाम तक दुआई करता हूँ, तो आज भी बात गया तो मैं कल भी बचा लेता। लगभग 3 किलोमीटर का सफ़र 2 लंबे घंटों में तय करने के बाद गिड्डी लाल अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब रहे और अब उन्हें वापस जाना होगा। चांदनी चौक की रोड्स पर ट्रैफिक यूं ही चलता रहेगा, लेकिन ये रोड्स ही इंडिया के राजधानी दिल्ली की सच्चाई है। नंबर 6 पर है दुनिया के सबसे गैर कानूनी साउथ अफ्रीकन हाईवेज। ये रोड क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए काफ़ी बदनाम है। अगर आप रोड के साइड पर भी खड़े रहे तो भी ये लोग आपको अपना शिकार बना लेते हैं। यहाँ तक कि आपका अपना गैरेज भी सेफ नहीं है। लेकिन एक ऐसा क्राइम है जिसके लिए ये रोड्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ के चोरों को आपका पैसा नहीं बल्कि आपकी गाड़ी चाहिए होती है। वो आपसे गन पॉइंट पर कार मांगते हैं और आपको उनको देनी पड़ती है। कारजैकिंग। अगर कोई आदमी गन लेकर आपसे गाड़ी मांगे तो आपको उसको गाड़ी देनी पड़ेगी। और साउथ अफ्रीका में कारजैकिंग अभी के टाइम में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस बन चुका है। चोर गाड़ियों के पीछे इसलिए पड़े रहते हैं क्योंकि वो पैसे कमाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। वो उसे शिप कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, यानी कि कैश इंस्टेंटली। हाईवे रॉबरी कभी भी और कहीं भी हो सकती है। जोहानिसबर्ग की फेयरव्यू डिस्ट्रिक्ट का यह चौराहा कारजैकिंग के लिए बदनाम है। इस कंट्री में हर साल 10,000 कारजैकिंग होती है, यानी कि हर घंटे में कम से कम एक। कारजैकिंग साउथ अफ्रीका की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये चोरी चकारी और अपहरण का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है। नंबर 5 के लिए हम जाने वाले हैं दुनिया के सबसे घुमावदार रोड पर, जो कि पाकिस्तान में है, द लाहौरी पास। लोकल पाकिस्तानी इसे द हेल्थ रोड के नाम से बुलाते हैं और यहाँ हर साल 11 लोगों की जानें जाती हैं। द लाहौरी पास दुनिया की सबसे ख़तरनाक रोड है और अगर आप पाकिस्तान के किसी भी ड्राइवर से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि ये एक काफ़ी चैलेंजिंग जगह है। ये भयानक और घुमावदार रोड भारी ट्रक से भरी रहती है और ड्राइवर्स अपने सामान को जल्दी पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें बोनस मिलता है। फुल वॉल्यूम पर म्यूज़िक चल रहा होता है और कई बार वो एक हाथ से ड्राइव करते हैं। ये हिमालय के पहाड़ों से होती हुई तकरीबन 1700 किलोमीटर लंबी धूल से भरी हुई रोड है और ये रिमोट चित्राल वैली से होते हुए नीचे मौजूद कस्बों तक पहुंचती है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक रोड है और मैं तो इसको रोड की तरह मानता भी नहीं हूँ। लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए ये रोड किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसके बिना वो बाहर के दुनिया से एकदम अलग हो जाएंगे। एलेक्स ट्रेडवे उन वेस्टर्न लोगों में से एक है जिन्होंने इस रोड पर ड्राइव किया था। यहाँ पर मामला ब्यूटी और बीस्ट वाला है। आप नहीं जानते कि क्या होने वाला है। इस रोड पर ट्रक चलाकर ही इस गांव के लोग पैसा कमा सकते हैं, इसलिए वो हर रोज इस स्टीप, नैरो और बहुत ही खतरनाक रोड पर ट्रक चलाकर अपनी जान को खतरे में डालते हैं। ये ऊपर की तरफ जाती रहती है और इसमें कई सारे मोड़ हैं,
तो ये किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। खुद को शांत बनाए रखने के लिए यहाँ के ड्राइवर्स marijuana भी स्मोक करते हैं। और कई लोग यहाँ से मिले पैसों को अपनी ट्रक्स को डेकोरेट करने में यूज करते हैं। उन्हें अपनी ट्रक्स को डेकोरेट करने का शौक है। उन्हें लगता है कि अगर ट्रक अच्छा दिखेगा तो वो भी अच्छे दिखेंगे। काफी बार इन डेकोरेशंस का वजन आधे टन तक हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रक को ऊंचाई पर या तीखे मोड़ों पर काबू करना मुश्किल हो जाता है, यानी कि स्टाइल को सेफ्टी से ज़्यादा भाव मिलता है। उनके नीचे मौजूद खाई की गहराई 600 मीटर से भी ज़्यादा की है, और जब दो ट्रक सामने सामने आती हैं तब वो सिर्फ प्रार्थना कर सकती है कि ये रोड उन्हें संभाल ले। लाहौरी पास पर ड्राइव करने वाले लोग रोज इन सबसे निपटते हैं। इसके बारे में सोचने से ही डर लगता है। आगे देखिए जापान के इतने एक्सट्रीम रोड्स जिन्होंने एक मोटर स्पोर्ट सेंसेशन को जन्म दिया। हमने पाकिस्तान के घुमावदार रोड पर सफर किया जो हिमालय से होती हुई जाती है। नंबर 4 पर है जापान की फास्ट एंड फ्यूरियस टोगे रोड्स। टोगे जापान की माउंटेन रोड का एक टाइप है। ये रोड जापान के एंशिएंट इलाकों से होते हुए पहाड़ों और घाटियों तक जाती है। ये हाईवेज अपने स्लोप्स और बहुत ही तीखे मोड़ों के लिए फेमस है, लेकिन साथ ही इन्होंने एक एक्सट्रीम फिनोमेना को जन्म दिया है। ड्रिफ्ट रेसिंग। इसमें ड्राइवर्स नए ज़माने की और बहुत ही हाईटेक गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं और पहाड़ से होते हुए नीचे आते हैं इस तरह से। ड्रिफ्टिंग करने के लिए आपको बहुत ही एक्यूरेट रहना पड़ता है और साथ ही आपका आपकी गाड़ी पर कंट्रोल भी होना चाहिए, वरना आपके साथ कोई हादसा भी हो सकता है। केइची सुचिया ने यहाँ पर लगभग 30 साल पहले पहली बार ड्रिफ्टिंग करने की कोशिश की थी। उस टाइम पर वो एक यंग रेसिंग ड्राइवर थे, लेकिन आज उन्हें ड्रिफ्ट किंग के नाम से जाना जाता है। मैं टोगे रोड पर ड्रिफ्ट करने वाला पहला आदमी था। 1985 में केइची एक एक्सपर्ट रेसर बनना चाहते थे और उन्हें रफ्तार हासिल करने का एक काफ़ी यूनिक और एक्सट्रीम तरीका मिल गया। मुझे रेस के बाकी खिलाड़ियों से आगे रहना था, इसलिए मैंने थोड़ा लेट ब्रेक लगाया। लेकिन जब मैंने लेट ब्रेक लगाया तो मैंने देखा कि गाड़ी की टेल स्लाइड कर रही है। ड्रिफ्टिंग सीखने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए। एक स्किल जो आप सीख सकते हैं वो है दी आर्ट ऑफ हीलिंग एंड डूइंग, जिसमें आप अपनी एडियो का इस्तेमाल करके ब्रेक्स दबाते हैं और अपने टोस का इस्तेमाल करके कार को एक्सेलरेट करते हैं। केइची को इसकी प्रैक्टिस करने के लिए कोई जगह चाहिए थी और इसके लिए टोगे रोड की रेडीमेड रेस ट्रैक से बेहतर और क्या हो सकता है। ये रोड लंबी तो है ही, लेकिन साथ ही इनमें काफ़ी तीखे मोड़ है। इस रोड और केइची ने मिलकर एक मोटर स्पोर्ट सेंसेशन को बनाया। मुझे एक पॉइंट पर इसकी आदत लग गई और ये मेरे लिए रेसिंग में काफ़ी काम आया। केइची की फास्ट एंड फ्यूरियस ड्राइविंग ने बाकी लोगों का ध्यान ड्रिफ्टिंग की तरफ खींचा। काफ़ी लोगों ने मुझे टोगे के रोड्स पर ड्रिफ्ट करते हुए देखा और उन्हें लगा कि ये चीज़ काफ़ी कूल है। और बहुत जल्द टोगे रोड्स उन लोगों के लिए खेल का मैदान बन गई। ड्राइवर्स एक के पीछे एक लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होते हुए रोड से नीचे आते हैं। ये पागलबंदी है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा रफ्तार पर ड्राइविंग कर रहे हैं, एक दूसरे से सिर्फ 1 फुट की दूरी पर। अगर ये गार्ड रेल से उस तरफ गिर जाए तो इनकी मौत हो जाएगी। ये स्पोर्ट आम जनता को काफ़ी पसंद आया और वो लोग ड्राइवर्स को भगवानों की तरह पूजने लगे। लेकिन जापान की रोड्स पर इस तरह से रेस करना इलीगल था।
इसलिए पुलिस ने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए। क्योंकि अब टोगे रोड्स पर ड्रिफ्टिंग बैन हो गई थी, इसलिए ड्राइवर्स ने ड्रिफ्टिंग को ऑफिशियल रेस ट्रैक्स पर लेकर जाने का फैसला किया और जन्म हुआ एक बहुत ही एक्सट्रीम स्पोर्ट का, ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग जापान का एक काफ़ी फेमस स्पोर्ट है। इसने एक नए कार कल्चर को जन्म दिया और ये बाकी दुनिया में भी इस तरह से फैल गया। ड्रिफ्ट किंग कीइची त्सुचिया आज भी टोगे रोड्स के आभारी हैं, लेकिन उनके पास ड्रिफ्टिंग को ट्राई करने वाले नए लोगों के लिए एक वार्निंग है। किसी भी नए ड्राइवर को ये बात समझनी होगी कि ये करना काफ़ी रिस्की है और काफ़ी खतरनाक भी। नंबर 3 पर है आर्कटिक का बेहद ही रिमोट डॉल्टन हाईवे। अलास्का में दुनिया के सबसे ठंडे और बर्फ में ढके हुए रोड्स हैं, लेकिन इनमें से एक बाकी सबसे अलग है। डॉल्टन हाईवे दुनिया के सबसे एक्सट्रीम रोड्स में से एक है। हम आर्कटिक सर्कल के बीच में है। ये जगह बाकी दुनिया से बिल्कुल कटी हुई है। यहाँ के हालात डेंजरस और ट्रकर्स हिम्मत वाले होते हैं। यहाँ पर ड्राइव करने के लिए काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लेकिन यहाँ की मेंटेनेंस टीम से ज़्यादा हिम्मत वाला और कोई नहीं। वो लोग इसे पूरे साल खुला रखते हैं। नवंबर के महीने में अलास्का में सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है और इस टाइम में ट्रकिंग सीजन एक्सट्रीम बन जाता है। जहाँ तक ट्रकिंग कम्युनिटी की बात है, अगर आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं तो आप और कहीं पर भी ड्राइव कर सकते हैं। जैक जैसी आज लगभग 9000 गैलन हाईली फ्लेमेबल फ्यूल को इस हाईवे से लेकर जाने वाले हैं। वो इस फ्यूल को पहाड़ के ऊपर मौजूद ऑयल फील्ड्स तक लेकर जाएंगे और वो ऑयल फील्ड्स उत्तर में काफ़ी दूर की तरफ है। यहाँ पर बर्फबारी तो होती ही है, लेकिन साथ ही यहाँ पर बारिश भी होती है और तेज़ हवाएं भी चलती है। लेकिन ये चीज़ें हमें रोक नहीं पाती, हम चलते रहते हैं। जैक लगभग 700 किलोमीटर का यह सफ़र अमेरिका की आखिरी बियाबान से होते हुए रोड पर तय करेंगे। देखा जाए तो इसमें 12 घंटे लगने चाहिए, लेकिन जैक इस रोड पर पिछले 15 सालों से ड्राइविंग करते आ रहे हैं और वो ये जानते हैं कि उन्हें इस सफ़र को पूरा करने में 5 दिन लगेंगे। ये काफ़ी रिमोट इलाका है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिमोट। यहाँ पर मुझे कोई इंसान तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन भालुओं और भेड़िए ज़रूर देखने को मिल जाता है। ये रोड बर्फीले परमाफ्रॉस्ट के ऊपर बनाई गई है। सबसे पास के गांव तक जाने के लिए लगभग 400 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। ये दुनिया की सबसे रिमोट रोड है। ये हाईवे दुनिया के सबसे रिमोट हाईवेज में से एक है और साथ ही ये नॉर्थ अमेरिका के सबसे ठंडे हाईवेज में से भी एक है। अगर आर्कटिक सर्कल में मौसम बिगड़ जाए तो यहाँ पर ड्राइव करना और खतरनाक हो जाता है। जब यहाँ पर तूफान आता है तब कुछ भी दिखाई नहीं देता और ये एकदम आंखों पर पट्टी बांधकर ड्राइव करने के बराबर होता है। जैक यहाँ पर ड्राइव करने वाले 250 लोगों में से एक हैं। वो काफ़ी ज़रूरी सामान लेकर जा रहे हैं और अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए उनके पास सिर्फ यही एक रास्ता है। जैक से 500 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ मौजूद है दी एटिगन पास। यहाँ की टीम अलास्का के रोड्स को मेंटेन करती है। उन्हें किसी भी हालत में डॉल्टन को खुला रखना होता है। जहाँ का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस हो, वहाँ पर यह काम करना आसान नहीं होता। ये काम करना काफ़ी मुश्किल होता है। -30 तक तो फिर भी मशीन ठीक रहती है, लेकिन उसके बाद वो बिगड़ने लगती है। भारी बर्फबारी होने के बाद ये टीम अपने काम के लिए तैयार है। आज इन्हें हाईवे पर एक एवलांच को गिरने से रोकना होगा और कूटने पास की टीम की तरह वो इसे पहाड़ पर ब्लास्टिंग करके करेंगे। इसके लिए वो अपनी बड़ी गन का इस्तेमाल करेंगे। गन मास्टर गॉर्डन स्कॉट को इस हाईवे का सबसे खतरनाक काम करना होगा। इस गन को हल्के व्हीकल्स पर रखने के लिए नहीं बनाया गया है, तो कोई रिकॉइल नहीं होता। आधी एनर्जी वहाँ जाती है प्रोजेक्टाइल में और इसके पीछे से आधी एनर्जी फ्लेम के रूप में निकलती है।
और अगर आप इसके 100 फीट के दायरे में हैं तो आपकी मौत तय है। गन को ठीक जगह पर रखने के बाद टीम इस रोड को बंद कर देती है। उन्हें फायरिंग के लिए एक सिक्योर जगह चाहिए। हम उस पहाड़ के स्नो पैथ पर कुछ शेल्स फायर करेंगे जिससे कि एक एवलांच ट्रिगर हो जाए, और ऐसा करने से हम इस रोड को बाकी लोगों के लिए खुला और सेफ रख पाएंगे। गॉर्डन को अपना काम जल्दी करना होगा क्योंकि वो डेंजर जोन के काफ़ी नज़दीक है और पहाड़ के नीचे गाड़ियाँ यहाँ से गुजरने का वेट कर रही है। उन्हें रोड को रीओपन करना होगा। अब टाइम आ चुका है पहाड़ पर जमी बर्फ को शूट करने का। 9 सेंटीमीटर लंबी आर्टिलरी गन पहाड़ पर एकदम एक्यूरेटली शेल्स को फायर कर सकती है। Close the ridge. Clear the side. Clear the road. काम बन गया। बर्फ पहाड़ के ऊपर से नीचे आ चुकी है, लेकिन अब रोड पर तकरीबन 75 टन मलबा जमा हो चुका है। जैक सिर्फ कुछ ही घंटों में एटेकन पास तक पहुंचने वाले हैं, यानी कि अगर समय रहते बर्फ को हटाया नहीं गया तो वो अपने सामान को सही टाइम पर नहीं पहुंचा पाएंगे। ये काम चलता रहेगा। हम यहाँ 7 to 8% ग्रेड पर क्लाइंब पर काम करते हैं और हमारी मशीनें 15% ग्रेड पर क्लाइंब पर पलट जाती है। इसका मतलब है कि मैं आधे पर हूँ। अगर यहाँ किसी को चोट लग जाए तो सबसे पास का अस्पताल लगभग 8 घंटे दूर पड़ेगा, लेकिन रोड का रीओपन होना भी जरूरी है। एक घंटे की मेहनत के बाद रोड खुल जाती है और एक बार फिर से ट्रक्स अमेरिका के सबसे रिमोट रोड पर चलना शुरू हो जाती हैं। अगर ये लोग अपना काम ठीक से ना करें तो मैं चाहकर भी अपने सामान को ऊपर मौजूद ऑयल फील्ड्स तक टाइम पर नहीं पहुंचा पाऊंगा। नंबर 2 पर है द ब्लीक साइबेरियन हाईवेज। साइबेरिया 5 मिलियन स्क्वायर माइल जंगल और विंड स्वेप्ट टंड्रा से बना है, लेकिन साथ ही यहाँ पर लगभग 4000 किलोमीटर लंबी दुनिया की सबसे खराब रोड्स हैं। यहाँ पर रोजी रोटी कमाने के लिए सिर्फ हिम्मत वाले ट्रकर्स ही ड्राइविंग करते हैं, लेकिन वॉल्टर कोलबैच और टॉनी पेटी इस रोड पर एडवेंचर के लिए आते हैं। मुझे ये जगह काफ़ी अच्छी लगी। मुझे उन जगहों पर जाना अच्छा लगता है जहाँ पर बाकी लोग अभी तक नहीं गए हैं। सबसे बड़ी मुसीबत ये रोड खुद है। रोड से मेरा मतलब कोई सरफेस रोड नहीं, बल्कि एक ग्रेडेड ग्रेवन ट्रैक है। वहाँ पर कई सारे खतरे हैं, जैसे कि कीचड़, टूटे हुए रोड्स और रॉक स्लाइड्स। इन रोड्स की हिस्ट्री भी काफ़ी अजीब है। इनमें से कई स्टैलिन्स गुलाग के कैदियों ने बनाई थी। एक को तो रोड ऑफ बोन्स भी कहा जाता है। मानते हैं कि ये उन लोगों के ऊपर से होकर गुजरती है जिनकी इसे बनाते वक्त मौत हो गई थी। यहाँ पर सबसे बड़ा दुश्मन है एनवायरनमेंट। विंटर्स में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और समर्स में बारिश की वजह से ये रोड कीचड़ से भर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जाम लग जाता है। जैसे कि यहाँ पर नशे में धोते ड्राइवर के कीचड़ में फंसने की वजह से लगभग 100 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम हो गया। वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी एक्सट्रीम है। समर्स में टेम्परेचर 40 डिग्री होता है और उसके कुछ दिन बाद टेम्परेचर 5 या 6 डिग्री पर पहुँच जाता है, यानी कि रेनी कोल्ड सब कुछ मिक्स। और तो और मैंने देखा है कि वो रोड हमेशा मच्छरों से भरी रहती है। और मच्छरों से कई गुना बदतर होते हैं मांसाहारी। वहाँ पर भालू है, भेड़िए हैं और एक अजीब सा अकेलापन है। वहाँ पर जाकर आपको पता चलता है कि आप कितने अकेले हो चुके हैं। वॉल्टर और टॉनी के लिए ये सब कुछ उनके एडवेंचर का एक पार्ट है। जब भी आप इस तरह की रोड पर अपनी बाइक चलाते हैं तो आप कई दिनों या कई हफ्तों तक कच्चे रास्ते पर होते हैं, तो आपका पूरा ध्यान रास्ते पर होना चाहिए, वरना आप गिर सकते हैं। तो ये करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है।
आगे नंबर 1 पर देखिए, बोलिविया के एंडीज की गहराइयों में मौजूद दुनिया का सबसे एक्सट्रीम रोड। दुनिया के सबसे एक्सट्रीम रोड्स की काउंटडाउन में अब तक हमने देखा सबसे रिमोट, सबसे बिजी और दुनिया के सबसे ब्लीक हाईवेज। और अब हमारे लिस्ट के सबसे ऊपर नंबर 1 पर है बोलिविया की डेथ रोड। ये है द युंगस पास, दुनिया की सबसे एक्सट्रीम रोड। डेथ रोड दुनिया की सबसे खतरनाक रोड में से एक है और साथ ही ये हर साल लगभग 200 लोगों की जानें लेता है। ये लगभग 60 किलोमीटर लंबी रोड बोलिविया के पहाड़ों से शुरू होकर कैपिटल से होते हुए कोटाइको नाम के गांव तक जाती है। ये एक लेन वाला कच्चा रास्ता है। वहाँ पर से 2 गाड़ियों का जाना भी मुश्किल होता है, इसलिए एक गाड़ी को एकदम किनारे के पास आना पड़ता है। इस रोड की एज पर 500 मीटर से भी गहरी खाई है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ ड्राइव करने के लिए हौसला चाहिए। आपने इससे डेंजरस रोड और कहीं नहीं देखी होगी। इस रोड पर भूल होने का मतलब है मौत। – 2011 में 28 दिसंबर के दिन युंगस रोड पर काफ़ी भारी बारिश हुई थी। मुझे याद है कि उस दिन एक संडे था और उसके पहली वाली रात यहाँ पर काफ़ी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से पूरी रोड भीग चुकी थी। लोगों से भरी हुई बस रोड पर थी। एंटोनियो उस बस में सवार मुसाफिरों में से एक थे। अचानक से ड्राइवर रुक गया। जब थोड़ी देर बाद बस वहाँ पर पहुँची तो ड्राइवर ने देखा कि आगे एक लैंडस्लाइड हुई है, तो वो बस से उतरा और वापस आकर उसने हम सबको बस से बाहर निकलने के लिए कहा। उसके बाद जो हुआ वो कैमरा ने अपने अंदर रिकॉर्ड कर लिया। रोड का एक पार्ट बारिश की वजह से बह गया था और रास्ता काफ़ी पतला बन गया था। बस काफ़ी ज़्यादा भारी थी, इसलिए ड्राइवर ने उसका वज़न कम करने के बारे में सोचा, लेकिन कुछ लोग उतरने के लिए तैयार नहीं थे। उस बस में 3 बूढ़े लोग बैठे हुए थे जो बाहर निकलने से मना कर रहे थे, लेकिन ड्राइवर ने उनको बोला कि वज़न बहुत ज़्यादा है तो आपको बाहर निकलना ही होगा। कुछ देर बाद बूढ़े लोग बाहर आ गए और ड्राइवर ने धीरे धीरे बस को आगे बढ़ाया। अचानक से बस का पिछला टायर फिसल गया और हम उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाए। बस हमारी आंखों के सामने बहुत नीचे चली गई और अचानक से गायब हो गई। बस नीचे मौजूद खाई में जा गिरी। ड्राइवर अपनी जान से हाथ धो बैठा, लेकिन उसने अपने पैसेंजर्स की जान बचा ली। वो तो अच्छा हुआ कि उसने हम सबको बस से बाहर निकाल दिया, वरना आज मैं आपके सामने यहाँ नहीं होता। इस रोड पर इस तरह के काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और तभी तो लोग इसे द रोड ऑफ डेथ बुलाते हैं। इन सब के बावजूद यहाँ के ड्राइवर्स यहाँ पर ड्राइविंग करना नहीं छोड़ सकते। आपको इसकी आदत डालनी ही पड़ती है। दुनिया के सबसे खतरनाक बोलिविया की डेथ रोड ही है द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सट्रीम।